सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हमारे PYQ सीरीज का एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम साइंस 2 के थर्ड और फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे या फिर आप PYQ बोल सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, जो कि लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको फ्रीक्वेंटली देखने मिलते हैं, उसको देखेंगे। और फिर जो हमारा चौथा चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बेसिकली जो हमारा पहला जो चैप्टर है, कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें मैं अगर आपको कैटेगराइज करूं, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि ये चैप्टर में आपको क्या देखने मिलेगा, इस चैप्टर को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। ओके, अगर मैं बताऊं तो पहला हिस्सा आपका रहेगा क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, इसको आप 3 हिस्सों में ऐसे बांट सकते हैं कि मतलब पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, दूसरा जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, और जो तीसरा टॉपिक है वो अल्टरनेट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बेस है। ओके, अगर इन मतलब देखिए, मेरा जो पढ़ने का मेथड था ना, या फिर मैं जो सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, वो यही है कि आप जब भी कोई चैप्टर को पढ़ो तो उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लो। जब आप पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास एक छोटे छोटे टारगेट्स आ जाते हैं, और जब आपके पास छोटे छोटे टारगेट्स आते हैं और आप उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको आगे कैसे कैसे आपको अपना प्लान करना है। ओके, बेसिकली जो हमारा ये वाला चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, इसके अंदर जैसे मैंने बोला रिप्रोडक्शन के बेस्ड ही पूरा मतलब ये चैप्टर है। ओके, इसके PYQs के साथ हम शुरू करते हैं। और अगर मैंने जैसे कि इसके ऊपर एक पहले ही वीडियो बनाया है, जिसपे मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है कितने मार्क्स कैरी करने वाला है और इसके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि यहाँ मैंने PYQ के साथ साथ टेक्स्ट बुक क्यों खोल के रखा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप कुछ PYQ या फिर ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं ना, तो उसके साथ बाजू में एक टेक्स्ट बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप वो क्वेश्चंस को देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो आंसर है, जब आप उसे टेक्स्ट बुक में सर्च करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक एक बार गो थ्रू करना पड़ता है, और जब आप एक बार पूरा टॉपिक गो थ्रू करते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाए तो आप एकदम इजीली उसको आंसर कर सकते हो। इसीलिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस को स्टडी करोगे या फिर कुछ भी चीज ऐसा कर रहे हो जिसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर बोलते हैं ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके साथ साथ एक टेक्स्ट बुक जरूर रखें। ओके, चलो शुरू करते हैं हम। जो पहले हम MCQ से शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो आपका है वो क्या है, बेसिकली अगर मैं पहला आपको बताऊं तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डैश। अब देखिए, अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन, अगर हम ऑप्शन को डिस्कस करें, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमेट फॉर्मेशन और बडिंग। और हमें पूछा क्या है, हमें ये बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा है। अब पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर मेल फीमेल दोनों भी रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं, उनके सिर्फ थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जो मेल होता है उसके मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो फीमेल होती है उसके फीमेल गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, और जाइगोट फॉर्म होता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगर मैं आपको बताऊं जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, इसके अंदर क्या आपके गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये यहीं पे कट हो जा रहा है। रीजनरेशन, रीजनरेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सपोज करो आपके बॉडी का कोई पार्ट अगर कट रहा है तो वो वापस से रीजनरेट हो जा रहा है। जैसे कि लिजर्ड्स में हमको देखने मिलता है कि जब उनकी पूंछ कट जाती है तो वो वापस से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं या फिर गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं? नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बडिंग, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी के एक पार्ट में से एक बल्ज निकलता है,
और वो बल्स धीरे 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 करके एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसके अंदर भी तो हमारा गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो तीसरा बचा क्या, गैमेट फॉर्मेशन का। तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि जब गैमेट फॉर्म होते हैं और वो आपस में कंबाइन होते हैं तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होते हैं या फिर उसके आंसर्स पे थोड़ा बोलते हैं ना लोगों को डाउट आते हैं, ठीक है। ये वैसा ही एक क्वेश्चन था जिसको हमारे बोर्ड वालों ने क्या किया, चेंज किया या फिर उसको थोड़ा रिवाइज किया। सो देखते हैं इसका रिवाइज क्वेश्चन क्या है। ओके, इसका अगर रिवाइज क्वेश्चन में देखने जाऊं तो देखिए क्या लिखा है, द अबव क्वेश्चन हैज बीन मॉडिफाइड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो जो ऊपर का क्वेश्चन था उसको मॉडिफाई किया गया, क्यों, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मॉडिफाई करने के बाद क्या क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एकदम सिंपल सी बात, वहां हमें पूछा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बताओ, यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइप है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो कौन सा होगा, सेक्सुअली होगा ना। सो यहाँ पे भी सेम वही आंसर होगा। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, ह्यूमन मेल हैव डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो अगर मैं इसको ये क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कहाँ मिलेगा आपको ये टॉपिक, सो एकदम सिंपल सा मतलब टॉपिक है जिसके ऊपर ना आपको एक चार्ट है, वो चार्ट अगर एक बार देख लेंगे आप तो आपका इजीली काम हो जाएगा। ये देखिए ये वाला चार्ट बेसिकली कैसा होता है ना, हम जो मतलब बोलते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं ना बुक तो उसके अंदर ना ये सारे जो चार्ट्स होते हैं, ये जो डू यू नो वाले बॉक्स होते हैं ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हम इसे इग्नोर कर देते हैं तो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने 10 से 15 मार्क को इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि ज्यादातर जो मतलब बोलते हैं ना वैसे क्वेश्चंस आते हैं जो सेग्रीगेट करके आते हैं, जैसे मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें 5 आपको अलग अलग एक एक मार्क के क्वेश्चन दे दिए हैं और उसका आंसर आपको लिखने बोला है। तो जो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, या तो वो डू यू नो से आते हैं या तो वो कंप्लीट द चार्ट या फिर कोई चार्ट में से आते हैं। ओके, सो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको ना अभी यही चैप्टर में दिखाने वाला हूँ कि कितने ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मतलब बोलते हैं ना इसमें से आए, ये चार्ट्स में से आए। ओके, डू यू नो वाले बॉक्सेस में से आए। तो चलो पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली क्या था हमारा क्वेश्चन, ह्यूमन मेल हैव डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ह्यूमन जो मेल है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया, जो बॉय होता है उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 44 प्लस एक्स एंड वाई। ओके, सो इधर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 44 प्लस एक्स एंड वाई। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, रीजनरेशन ऑकर इन डैश। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब ये जो रीजनरेशन जो मैंने बताया आपको कि बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाए और वो वापस से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, वापस से उग जाता है, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म में आपको देखने मिलता है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक के अंदर रीजनरेशन वाला पार्ट रेफर किया होगा तो आपको एकदम इजीली समझ जाएगा इसका आंसर क्या है। बेसिकली मुझे तो पता है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में भी कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। ओके, सो अगर मैं टेक्स्ट बुक में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसका आंसर हमारा आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट्स में। ये देखिए यहाँ पे, यस, रीजनरेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाया गया है, क्या, रीजनरेशन का एग्जांपल दिखाया गया है। अब मुझे आप बता सकते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। बहुत कम लोग ये ऑर्गेनिज्म के बारे में एकदम जानते हैं या फिर उनको नॉलेज होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। बट बेसिकली जब भी आप रिप्रोडक्शन के मतलब रिप्रोडक्शन और उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे तो रीजनरेशन जब भी आपके सामने आएगा तो आपको ये ऑर्गेनिज्म आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और वो ऑर्गेनिज्म और कोई नहीं, वो है प्लेनेरिया। कौन है वो, प्लेनेरिया। ये जो आपको स्क्रीन पे ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना, यही है प्लेनेरिया। असल में इसका अगर मैं इसके एक खास कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो आप इसको इसके बॉडी के कोई भी पार्ट से काट दो, ये अपनी पूरी बॉडी वापस से जनरेट कर लेगा। सपोज करो एक ये ऑर्गेनिज्म है, मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ओके, मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, सर की ओर से अलग अलग कर दिया।
काफी मजबूत है ये टूट नहीं रहा, पर ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सपोज करो उसे अलग अलग कर दिया, तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये भी एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म, एक पूरे प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर हमारा क्या है? प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर इन द डैश ऑर्गन। अब ह्यूमंस के अंदर ये जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है ये कौन से ऑर्गन में होता है? सो बेसिकली अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर है टेस्टिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आप मतलब अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो वहां से भी आपको समझ जाएगा। ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए ये जो हमारा स्कॉटम के अंदर वाला ये जो पार्ट है, ये जो बॉडी पार्ट है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और इसी के अंदर हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? स्पर्म जनरेशन होता है, और यहीं से विद द हेल्प ऑफ वेन्स या फिर बोल सकते हो ये एफरमेंसेस, हमारे जो स्पर्म है वो कहाँ जाता है? हमारी पेनिस की तरफ जाता है, और पेनिस के थ्रू वो क्या हो जाता है? इजैकुलेट होता है, बाहर निकलता है। ओके, सो बेसिकली इसका आंसर क्या है? टेस्टिस। ओके, यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में क्या है? चलो देखते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, फर्टिलाइजेशन। एकदम सिंपल आंसर है इसका। बेसिकली ये जो तीनों टाइप आप देख रहे हो, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ये तीनों क्या है? ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हैं। बट ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है, ये किधर होता है? ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, बट कहाँ पे? कौन सा मेथड है ये? सेक्सुअल मेथड है। ओके, सो ये जो आपका है फर्टिलाइजेशन, ये आपका आ जाएगा क्या? ऑड मैन आउट। ये अलग है तीनों से। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या? राइट द करेक्ट कोरिलेशन। अच्छा, ये जो कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ना लोग मतलब बोलते हैं ना हम स्टूडेंट्स ना इतना ज्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं करते कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस पे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टेक्स्ट बुक के ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं ना कंसेप्ट होते हैं जो कि मतलब हम लोग एकदम इग्नोर सा कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने कहाँ पढ़ा है मालूम है? ये आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर के अंदर आप जाओगे और आप जब अपना लिपिड वाला पार्ट खोलोगे, लिपिड वाला जो एक पैराग्राफ था जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसको अगर आप खोलोगे और उसको थोड़ा स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो गर्ल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ईस्ट्रोजन। अच्छा, अब ओवरी क्या है? एक गर्ल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब ये क्या होगा? गर्ल का क्या है? ईस्ट्रोजन। अब ये टेस्टिस क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यही बात है कि जो टेक्स्ट बुक को रिफर करता है, जो टेक्स्ट बुक को स्टडी करता है, उसके लिए ये सिंपल है। बाकी जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ऐसा हो जाएगा, बाप रे ये क्या आ गया, इसको तो कभी हमने देखा ही नहीं था। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मैच द पेयर। अब मैच द पेयर में हमारे पास क्या है? मेल बोल दिया गया और आपके पास तीन ऑप्शन दे दिए गए। ये देखिए तीन ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी। अब आपको बताना है कि मेल्स के अंदर क्या होता है, कितने तरह के मतलब बोलते हैं ना ये हार्मोन्स का नंबर कैसे होता है, फिर उसका अरेंजमेंट क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने पहले एमसीक्यू में पहले नहीं, दूसरे या तीसरे एमसीक्यू में देखा था कि इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जस्ट अभी हमने दूसरे या तीसरे एमसीक्यू में इसका आंसर देखा है। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अब हम आ जाते हैं हमारे थियरी क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए ये जो थियरी क्वेश्चंस है ना, मैंने आपको जब मैं ये चैप्टर का वेटेज के बारे में बता रहा था ना, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि ये जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मतलब ये चैप्टर में से ज्यादातर आपको थियरी क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने को आएंगे। क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ना, ज्यादातर कैसा है कि कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर, गिव रीजन, कंप्लीट द टेबल, ड्रॉ द डायग्राम, ये सब आपको ज्यादा देखने मिलेगा। ओके, सो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं कि कितने थियरी क्वेश्चंस है और कौन से टॉपिक से थियरी क्वेश्चंस है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? sketch and label the essential and accessory roles of flower। अब आपको क्या बोला है
कि फ्लावर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको क्या करो, ड्रॉ करो। सो बेसिकली मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको एकदम सिंपली, एक सेकेंड, एकदम सिंपली आपको ना ये वाला डायग्राम बना देना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर का। अब देखिए बेसिकली हमें क्या बोला है कि ना फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बताना है, तो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर वाला जो डायग्राम है ये अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो जो एग्जामिनर होगा ना वो एकदम से मतलब बोल सकते हो खुश हो जाएगा और उसको ये समझ में आएगा कि हाँ ये बच्चे को ना मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका मतलब समझा है और वो उसे और डीप में एक्सप्लेन करने को देख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट मतलब देखिए कितना 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो बेसिकली 2 मार्क का मेरे ख्याल से आपका यही हो जाएगा, ड्रॉ द डायग्राम। 1 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है क्या, पॉलिनेशन वाला, व्हाट इज पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, जब ये जो देखिए आपका मेल फ्लावर वाला पार्ट है इसके अंदर से जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं आपके स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, उसके ऊपर जाके क्या हो जाता है, जब ये पोलन ग्रेन जाके स्टिक हो जाता है तो वो क्या होगा, वो ये पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, फ्लावर के ओवरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, ओवरी में, और ओवरी के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ जाते हैं, ओवरी में, और उनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉलिनेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है। ओके, सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब हमें एग्जांपल देना है किसके, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब देखिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब क्या, कि ये जो मेल फ्लावर वाले पोलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा तक कैसे पहुंच रहे, कुछ तो एक प्रोसेस होगा ना, ऐसी तो नहीं है कि ऐसी पहुंच जाएंगे, कुछ एक प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को आपको देखना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी अब सपोज करो जब भी विंड चल रही है तो ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ चिपक जाते हैं। या फिर जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हनी बी, जो कि मतलब ये फ्लावर्स में से मतलब बोलते हैं ना जो वेक्टर को चूसने आते हैं, तो उसको जब मतलब वो सक करने आते हैं तो वो टाइम पे उनके बॉडी से स्टिक होकर पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा के पास चले जाते हैं। तो एकदम सिंपल आप एग्जांपल हनी बी, विंड, ऐसे करके आप बहुत सारे फैक्टर्स के एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेसिकली ये जो ये क्वेश्चन है आपका किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से क्वेश्चन है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, अब देखिए जो मेल और फीमेल होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अगर प्रॉपर वर्क करेगा तो जो आपका बोलते हैं ना जो आपका बेबी फॉर्म होगा वो भी एकदम प्रॉपर और एकदम बोलते हैं हेल्दी होगा। बट अगर उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ इन्फेक्शन या कुछ डिसीज होते हैं तो उसका असर आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स पे भी पड़ता है। सो बेसिकली इसी के बारे में, इसी के इंपॉर्टेंस को आपको ये क्वेश्चन में कवर करना है। ओके, सो अगर मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट मतलब वो बताऊं स्पॉट जहां से आपको इसका आंसर एकदम इजीली मिल जाएगा, सो वो यहाँ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं या फीमेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे क्या क्या मेजर्स लेके क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं या फिर कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको कितना 2 मार्क एकदम इजीली प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, सो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाना है और आपको जो जो पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो चलो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं या फिर उसके डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। मैं बताऊं मेल और फीमेल में ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है वो बहुत ज्यादा आसान है। ये देखिए ये आपका है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। इसको आपको ड्रॉ करना है और बेसिकली आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ओविडक्ट के फंक्शन, ओवरी का फंक्शन और यूट्रस का फंक्शन। अब चलो एक एक के अगर मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन करते जाऊं तो ओविडक्ट का काम क्या होता है,
ओविडक्ट का काम होता है ओवम को प्रोड्यूस करना, मतलब फीमेल्स के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है वो ओविडक्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो ओविडक्ट के अंदर मतलब ओवरी के अंदर से वो क्या होता है, ओविडक्ट के थ्रू कहाँ आता है, यूट्रस के पास आता है, और यूट्रस में ही क्या होता है, जो मेल स्पर्म होते हैं और जो फीमेल ओवम होता है वो क्या होता है, आपस में मिलता है, आपस में कंबाइन होता है। ओके, सो ये ओविडक्ट का हो गया। ओवरी, ओवरी एक ऐसा पार्ट होता है, अब देखिए क्या होता है ना, जब भी फीमेल्स के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, ओके, तो हर महीने फीमेल के ओवरी में ना एक एक एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वो एग जो होता है वो कैसा होता है ना, शुरुआत में इमेच्योर एग रहता है, बट जैसे जैसे वो हर महीने प्रोड्यूस हो रहा है ना, हर महीने रिलीज हो रहा है, तो वो कैसा एग हो जाता है, वो मैच्योर एग होता है, और वही मैच्योर एग जब जाके किसी स्पर्म के साथ मिलता है तो क्या होगा, एक बेबी फॉर्म होगा, ठीक है, एक जायगोट फॉर्म होता है, वही जायगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और वही एम्ब्रियो को जब धीरे धीरे न्यूट्रिएंट मिलेगा तो वो एक बेबी फॉर्म करता है। ओके, तो ऐसे सिंपल सा प्रोसेस आपको ओवरी का बताना है। और यूट्रस, यूट्रस फीमेल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर जो बेबी होता है ना वो ग्रो होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर ही होता है, तो यूट्रस वो है, उसको आप एक्सप्लेन कर दो। सो बेसिक, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मतलब ये ऐसा एक क्वेश्चन है ना कि अगर इसको आप एक बार अच्छे से, ये जो पैराग्राफ है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको एक बार अच्छे से अगर आपने गो थ्रू कर लिया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका एकदम 5 मार्क का क्वेश्चन आपके हाथ में, इसमें से 2 मार्क का तो आपका डायग्राम ही रहेगा, और फिर एक एक मार्क को आपको उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे आपके 5 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब क्या बोला है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, तो उसका जो एक फंक्शनल यूनिट या फिर एक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। सो बेसिकली जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था क्या, कि फ्लावर के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना और उसमें पॉलिनेशन ये सब के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, तो वही प्रोसेस को आपको पूरा इधर उतार देना है, क्योंकि वही तो प्रोसेस है कि जो मेल जो पार्ट है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में जा रहे हैं, और वहां पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, और फिर एक सीड डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो यही प्रोसेस को तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर बोलोगे, तो उसी चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। हाँ, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हो ना, तो जो सामने वाला एग्जामिनर है वो क्या होगा, वो डायग्राम से ज्यादा अट्रैक्ट होगा और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा इस पे। ओके, सो डायग्राम मैं बताऊं, साइंस 2 में जो डायग्राम होता है ना वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि वो आपके पेपर को ना एक 40 आउट ऑफ 40 और 40 आउट ऑफ 35 उसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो डायग्राम है। अगर आपके अगर मैं ऐसे 2 पेपर रख दूं, एक में मैं डायग्राम के साथ आंसर्स को एक्सप्लेन करूं, एक में मैं खाली थियोरी लिखता जाऊं, तो जो बोर्ड वाला एग्जामिनर होगा ना वो डायग्राम वाले पेपर को ज्यादा प्रीफर करेगा, उसको ज्यादा मार्क्स देगा एज कंपेयर टू थियोरी वाले क्वेश्चंस को। तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, साइंस 2 के अंदर। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि मैंने आपको जो चैप्टर वाइज वेटेज का वो था वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो बोलते हैं ना, ये जो टॉपिक है इससे ना बहुत सारे लोग डरते हैं, लड़के क्या लड़कियां भी डरती हैं, वो भी इसको एक्सप्लेन करने में मतलब उनका बोलते हैं ना ऐसा एकदम हेडेक ले लेते हैं इस चीज को, और इससे ना दूर भागने की कोशिश करते हैं, बट ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर एक बार आप वो टॉपिक को गो थ्रू करके ले लोगे ना, वो पैराग्राफ को एक बार रीड भी कर लोगे ना, तो भी आपको समझ जाएगा कि इसके अंदर आपको क्या बताया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम दिया है और उसके बेसिस पे क्या किया है, क्वेश्चंस पूछे हैं 5। क्या क्या, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन कौन कितने पीरियड में, मतलब कितना टाइम लगता है उसको मेंसुरेशन को परफॉर्म होने में। सो बेसिकली क्या है, 28 डेज का पीरियड है बेसिकली। देखिए, तो ये बेसिकली जो मेंसुरेशन जो पीरियड्स का टाइम होता है वो क्या होता है, वो 5 दिन का होता है, बट ये जो पूरा साइकिल है ये साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, तो वो आपको यहाँ पे पूछा है। On which day does ovulation occur during menstrual cycle। अब ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो वही जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये चीज को मेरे बताने से ज्यादा अच्छा आपको तब समझेगा जब आप उसको सामने से रीड करोगे। ये देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, अगर आप इसको एक बार बोलते ना एकदम ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो आपको एकदम इजीली समझ जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना उसको आप अपने से सॉल्व करने लगोगे, अपने से बोलने लगोगे,
ठीक है। अगले क्वेश्चन के तरफ अगर मैं बढ़ूं, क्या इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो चेंजेस, कौन से ऑर्गन में चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो सिंपल सा है, यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पीरियड इज सेड टू बी पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम? ये जो मतलब बोलते हैं ना, ये कौन सा मतलब बोलते हैं कौन सा ऐसा पीरियड होता है जिसको हम पीरियड ऑफ रीजनरेशन कंसिडर करते हैं? मैं फिर से बोलूंगा, देखिए ये सब के आंसर अगर मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा अच्छा तब होगा जब आप इसको इधर टेक्स्ट बुक में रेफर करो और टेक्स्ट बुक में से देखो, क्योंकि ना ये बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। और अगर देखिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से करूं तो उसको भी आप कमेंट करो, तो मैं कैसा एक पूरा वन शॉट वीडियो आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए ना, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में वन शॉट और वो जो चैप्टर का नाम है वो कमेंट कर दो, तो मैं हम उसके वन शॉट वीडियो बनाने के लिए भी मतलब वो करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो चलो आगे अगर मैं बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो क्वेश्चन है वो मैंने जैसे बोला एकदम इजी है, आप एक बार देखोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ूं, आगे भी हमारे पास एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द एंड कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और उसके आंसर को आपको यहाँ पे लिखना है। सो बेसिकली क्वेश्चंस क्या है? हाउ मेनी इमेच्योर oocytes आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इन द ओवरी ऑफ अ फीमेल फोर्टस? अब देखो, अगर मैं बताऊं इसका आंसर ना यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, फीमेल के मतलब बोलते ना, इधर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मालूम है क्या? कि जब फीमेल का बर्थ होता है तो उसके अंदर कितना इमेच्योर oocyte प्रेजेंट रहता है। बेसिकली इसका जो वो था, अब मैं आंसर आपको बताऊं तो 2 to 4 मिलियन है। तो इसका आंसर कि जब फीमेल का बर्थ होता है ना, तो उनके oocyte में 2 to 4 मिलियन उनके फोइटस में 2 to 4 मिलियन, ये देखिए, ये रहा 2 to 4 मिलियन क्या oocyte प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए, और मेनोपॉज की एज तक कितने रिलीज होते हैं? सिर्फ 400 ही रिलीज हो पाते हैं। अच्छा, मेनोपॉज की एज क्या होता है मालूम है क्या? अगर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा पार्ट बताऊं ना, तो उनके फोइटस में देखिए, मैंने हमने जैसे देखा कितना 2 to 4 मिलियन क्या oocyte प्रेजेंट होते हैं। बट हर महीने जब पीरियड आता है ना, तो एक एक जो oocyte होता है वो मैच्योर होता है और वो एज अ एग ओवम बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब ओविडक्ट में आता है। तो ऐसे करते करते हर महीना, अगर वो महीने को मैं मल्टीप्लाई करूँ 45 के एज तक, क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर 45 to 50 तक क्या आता है? मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है, मेनोपॉज एक ऐसा एज होता है जिसके अंदर फीमेल के अंदर ये जो क्या बोलते हैं अपना, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वो ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका 45 के एज तक। तो अगर हर महीने को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उनके 45 के एज तक, तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ होगा 400, मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 oocyte ही रिलीज हो पाता है 2 से 4 मिलियन के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और जनरल नॉलेज का क्या है, तो आपके यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू में। सो अगर जिस बंदे ने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा या फिर ये सब देखा होगा, वो इजीली इसका आंसर दे देगा। ठीक है, अब देखिए, मैं बार बार जोर इसीलिए डाल रहा हूँ टेक्स्ट बुक के ऊपर, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे, देखिए पहले ना ये सारे पीवाईक्यू 21 डाइजेस्ट ये सब नहीं हुआ करते थे। लोग ना सिर्फ टेक्स्ट बुक को रिफर करते थे और उसके बेसिस पे एग्जाम देने जाते थे। सो इसका कुछ तो मतलब होगा ना, जो मतलब प्रिंटर है, मतलब जो भी मतलब राइटर है जो कि टेक्स्ट बुक को लिख रहा है, उसका कुछ ना कुछ रोल होगा, कुछ ना कुछ सोच के वो ये टेक्स्ट बुक को डिजाइन कर रहा है। सो बेसिकली मेन जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं या फिर जो पेपर को डेवलप करने वाले होते हैं, वो ना टेक्स्ट बुक को ही प्रिफर करते हैं और उसके आंसर्स पे ही ज्यादा जोर देते हैं। ओके, सो मैं टेक्स्ट बुक को इसीलिए इतना ज्यादा प्रिफर करता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशंस में। चलो आगे अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट इज ओवल्यूशन पूछा गया है। ठीक है, ओवल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो इनका oocyte होता है वो मैच्योर हो जाता है और वो ओविडक्ट में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज एक ऐसी एज, मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसा कंडीशन होता है, फिर ऐसा एज आता है फीमेल के अंदर जब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ साइंटिफिकली करेक्ट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, ये दो पार्ट को उसमें लेबल कर देना है, एकदम सिंपल। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन आ गया। आप जब फीमेल का पढ़ा तो मेल का क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारे पीवाईक्यू में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता, लड़का लड़की एक बराबर है। चलो मेल के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको ये बताना है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके आंसर्स को आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, सो देखा जाए पहला, इन विच ऑर्गन स्पर्म इज फॉर्म, कौन से ऑर्गन में स्पर्म फॉर्म होता है, बताओ बताओ। इसका आंसर हमने ऊपर ही देखा था, तो इसका आंसर है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म, अब जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो इधर पे ना आधे बच्चे इधर ही हार मान जाते हैं। बट इसका जो आंसर है ना, जैसे कि मैंने बोला ये जो बॉक्सेस है, ये क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ ये सब चीजों को, यहाँ पे देखो, देखो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में आए हैं, 2024 में मार्च में आया था ये क्वेश्चन। अब क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म। अब इधर आज जो बच्चा रहेगा ना वो चकरा जाएगा पूरा कि भाई स्पर्म का लेंथ क्या होता है, मुझे क्या मालूम, ऐसे उसके दिमाग में वो आने लगेंगे आंसर। बट इसका जो आंसर है वो क्या है, 60 माइक्रोमीटर। कितना है? 60 माइक्रोमीटर। ओके, सो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ वैस डिफरेंस। अब ये जो वैस डिफरेंस होता है इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये जो होता है ना ये एक नली जैसा काम करता है और ना एक पंप, मतलब बोलते हैं ना एक प्रेशर क्रिएट करता है। अब देखिए बेसिकली अगर कभी आपने स्पर्म इजैकुलेशन का प्रोसेस अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये आपको पता चला होगा कि जो स्पर्म होता है ना वो एक पंप, मतलब बोलते हैं ना एक प्रेशर के साथ रिलीज होता है और वो थोड़ा मतलब बोलते हैं ना एकदम फोर्स में रिलीज होता है। तो जो फोर्स जनरेट हो रहा है ना वो ये वास्ट डिफरेंसेस में ही जनरेट होता है। सो बेसिकली इसका वर्क क्या है, एक प्रेशर जनरेट करना, कहाँ पे, जो वेसल्स होते हैं जिसमें से स्पर्म ट्रेवल करके पेनिस के थ्रू बाहर निकल रहा है वहां। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म इज फॉर्म। अच्छा, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, कौन से तरह का सेल डिवीजन होता है जब ये स्पर्म और जितने भी ये गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर है मियोसिस। इसका आंसर क्या है? मियोसिस। मिटोसिस में हमारे जो सेल डिवीजन होता है वो हमारा स्किन जनरेट करना है, फिर चोट वोट लगी वहां पे। बट जितने भी हमारे बोलते हैं ना ये जर्म सेल होते हैं जैसे कि स्पर्म और ओवम, ये सब कौन से प्रोसेस से जनरेट होते हैं, ये मियोसिस वाले सेल डिवीजन से जनरेट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेम एनी टू अनपेयर्ड ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, बेसिकली क्या होता है ना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ज्यादातर जो ऑर्गन है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो जिसका पेयर नहीं होता, जैसे कि हमारा पेनिस हो गया, ठीक है। और ऐसे एक ऑर्गन के बारे में पूछा है कि जो अनपेयर्ड होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। बेसिक एक आंसर तो मैंने आपको बता दिया, क्या? पेनिस। दूसरा जो है वो मुझे कमेंट में जानना है आपसे। देखो मैं ये बार बार कमेंट और ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ क्या करो, इंटरेक्ट करो और ना आप भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक खोल के बैठो। क्योंकि ना अगर मैं बोलते जाऊं और आप खाली सुनते जाओ तो ये तो प्रवचन जैसा हो जाएगा। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो और वो चीजों को देखते चलो। ओके, चलो नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, आठवां क्वेश्चन क्या, आंसर द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वो बनाओ कॉलम और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बनाओ, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर दो। एकदम सिंपल। सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं, असेक्सुअल में गैमेट फॉर्म नहीं होते। सेक्सुअल कैसा होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर कोई एक ही ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है। ऐसे करके आपको जितने मार्क्स पूछे जाएंगे उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं। बेसिकली 2 मार्क के लिए आपका 4 पॉइंट आएगा और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। वही वापस से 5 मार्क का। देखो ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर में ना आपको 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे कि ना 5 मार्क के आपको ना, देखो अभी तक जितना हमने देखा पीवाईक्यू उसमें से 4 या 5 आपको 5 मार्क के मिले होंगे, तो ज्यादातर ये चैप्टर में से आता ही है। मैंने जब आपको बताया था मार्क्स वाला जो वो वीडियो था उसके अंदर, उसमें भी मैंने आपको ये चीज को पॉइंट हाईलाइट की थी कि ये चैप्टर में से 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, सो उस पर थोड़ा ध्यान दे देना आप सब। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वही वापस से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया है। ये मैं बता रहा हूँ आपको ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा हॉट्स में आप कंसिडर कर सकते हो और वो बहुत ज्यादा बार पूछे भी गए हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एग्जांपल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलो आ जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल वाले। ये देखो क्या,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या क्या टाइप्स है, ये क्या आ जा रहा है बीच में, क्या क्या टाइप्स है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और अगर मैं बताऊं एक 3 टाइप है, और तीसरा है बडिंग, बाइनरी, मल्टीपल और तीसरा क्या है, बडिंग। तो ये हमारे 3 टाइप के क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सो बेसिकली इसी को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे 3 मार्क के लिए, मतलब देखो इधर पे 3 आपके वो है टॉपिक है, तीनों को 3 मार्क के लिए, मतलब एक आपका जो टॉपिक है वो आपको बेसिकली 2-2 पॉइंट बनाना है। जैसे बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करो, उसका एक एग्जांपल दो, 2 पॉइंट हो गया। मल्टीपल फिजन को एक्सप्लेन करो, उसका एक एग्जांपल दो, वो 2 पॉइंट हो गया। फिर लास्ट में बडिंग को एक्सप्लेन करो और उसका एक एग्जांपल दे दो। तो ऐसे करके आपके टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और आपके टोटल 3 मार्क उधर कंफर्म हो जाएंगे। ओके, सो लास्ट आप यहाँ पे हमारे चैप्टर का क्वेश्चन है क्या, इट इज नॉट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू ए गर्ल चाइल्ड। देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बोलते हैं ना टॉपिक है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत बार अराइज होता है। क्या होता है ना, पहले के समय पे जो मतलब इंडियन जो फैमिलीज होती है ना, होती थी, वो क्या करती थी कि ना फीमेल्स को बहुत ज्यादा टारगेट करती थी फॉर गर्ल चाइल्ड। मतलब अगर सपोज करो, ऐसे तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि गर्ल चाइल्ड है बॉय चाइल्ड है उसमें भेदभाव, बट फिर भी पहले के टाइम पे ये होता था। तो वो टाइम पे क्या माना जाता था ना, कि जो फीमेल्स होती है ना वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि गर्ल चाइल्ड के लिए। सो ये जो मिथ है, ये जो मतलब एक सोच थी, ये बहुत ही गलत सोच थी वो टाइम की। और बेसिकली अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों ऐसा, देखो मेल या फीमेल, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली सेक्स हार्मोन, जो कि लास्ट वाला होता है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब देखो जो फीमेल होती है वो हमेशा क्या देती है, एक्स क्रोमोसोम को ही देती है। जो मेल होता है वो या तो एक्स देगा या तो वाई देगा, मतलब उसके पास ऑप्शन है। सो अगर मेल एक्स क्रोमोसोम को देगा तो एक्स एक्स मतलब फीमेल हो जाएगी, मतलब गर्ल चाइल्ड होगी। और अगर मेल वाई क्रोमोसोम देगा तो एक्स वाई मतलब लड़का, तो वो बॉय चाइल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड है, कौन मतलब रिस्पॉन्सिबल है, लड़का हो गया लड़की होगी, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एकदम सिंपल सा, मतलब बोलते हैं ना एक आंसर बोल सकते हो, एक ऐसा आंसर है जो लोगों के अंदर जागरूकता भी लाएगा। कि जो पहले के टाइम पे लोगों के मन में था ना कि जो सिर्फ फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है गर्ल चाइल्ड के लिए, तो उनको ये बताने के लिए एक साइंटिफिक एक थियरी प्रूफ की गई है कि क्या मेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा उसके लिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर होता है खत्म। इसके हमने पीवाईक्यू सारे देख लिया है। आपके लिए मैं जल्दी लाऊंगा चौथा चैप्टर, मतलब एक वीडियो जिसके अंदर हम चौथा चैप्टर भी देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग चौथे चैप्टर के जो पीवाईक्यूज है उसको भी स्टडी करेंगे। ओके, आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कौशिक सर आज यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना ये जो 3rd चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट मान रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि आप ये पीवाईक्यू मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ हमारे C10 फैमिली के साथ जुड़े रहें, और अपना जो सपोर्ट है वो हमें दिखाएं बाय लाइकिंग आवर वीडियोस, और कमेंट और शेयर भी कीजिए इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के। ओके, थैंक यू सो मच।